पूरा कंसंट्रेट करना है, आपको पूरा ध्यान देना है। देखिए बच्चों, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं आज, सदिशों का वियोजन, ये हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये इनडायरेक्ट रूप से आपके बहुत सारी जगह पर काम में आएगा। जब भी आप कोई सदिशों के घटक ज्ञात करते हो तो आप कुछ विशिष्ट दिशाओं में ही घटक ज्ञात कर सकते हो, और इसीलिए जो घटक हम ज्ञात करेंगे, सदिश का वियोजन हम करेंगे, वो समकोणीय दिशा में हम करेंगे। सूर्य प्रकाश शर्मा अपना माइक ऑफ कर ले में, सूर्य प्रकाश शर्मा अपना माइक ऑफ कर ले में। मान लीजिए आपके पास में ये एक सदिश है, ये एक सदिश है आपके पास में, और आपको इसका वियोजन करना, ठीक है। आपको नहीं पता कि ये किस दिशा में है, कैसा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक निर्देश तंत्र बनाना पड़ेगा। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, एक निर्देश तंत्र बनाना होगा आपको। सभी बच्चे अपना माइक ऑफ कर ले में, अपने मोबाइल के स्क्रीन पर जैसे आप टैप करेंगे, टैप करने पर लेफ्ट में सबसे नीचे माइक का बटन मिलेगा, उस पर अगर लाल रंग बना हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं लगा हुआ है तो आप लगा ले में। तो पहले अपना माइक ऑफ कर ले में, सभी बच्चे अपना माइक ऑफ कर ले में। अभिषेक अपना माइक ऑफ करो, अभिषेक तेली अपना माइक ऑफ कर लो। खैर ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में अभिषेक, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? यस सर, यस सर, 2 मिनट बंद कर रहा हूँ। सर तो फिर क्या फोन को रख कर क्या घूमने गया हुआ है क्या? नो सर। करो करो बेटा, बंद करो, डिस्टरबेंस हो रहा है। सभी की वॉइस डिसेबल करने पर फिर मैं क्वेश्चन नहीं पूछ पाता हूँ, इस वजह से मैं सभी की वॉइस डिसेबल नहीं कर रहा हूँ। खैर वापस हम यहाँ पर आते हैं। तो जब भी किसी सदिश के आपको घटक ज्ञात करने हैं, जब भी किसी सदिश का वियोजन करना है, समकोणीय घटक ज्ञात करने हैं, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, इसका निर्देश तंत्र आपको बनाना पड़ेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज। आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है सदिशों का वियोजन। सदिशों के वियोजन में मान लीजिए आपके पास में कोई ए सदिश है, ये सदिश ए है, आपको इसके समकोणीय घटक ज्ञात करने हैं। समकोणीय घटक ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम हमें करना होगा, एक निर्देश तंत्र आपको बनाना होगा। ये ध्यान रखिए कि निर्देश तंत्र का जो मूल बिंदु है वो हमेशा इस सदिश के बिगिनिंग पॉइंट पर यानी पश्च भाग पर होना चाहिए। तो इसका पश्च भाग ये रहा। अब हम यहाँ पर एक निर्देश तंत्र बना देते हैं। निर्देश तंत्र हम द्विविमीय निर्देश तंत्र बनाएंगे यहाँ पर, जिसके 2 अक्ष होंगे, एक अक्ष हो गया ये और एक अक्ष हो गया हमारे पास में ये, 2 अक्ष हो गए हमारे पास में। अब ये जो सदिश ए है, इस सदिश का जो अग्रभाग है, सबसे आगे वाला जो भाग है, ये जो टॉप पॉइंट है, इस पॉइंट से इस क्षैतिज अक्ष पर, जिसे नॉर्मली आप एक्स अक्ष कहते हो, इस अक्ष पर एक लंबवत रेखा बना दीजिए। ये जो लंबवत रेखा, इसको अपन कहते हैं इसका एक्स अक्ष पर लंब पाद। इसको हम क्या कहेंगे, एक्स अक्ष पर लंब पाद। अगर मैं इस बिंदु को ओ कहूं और इस बिंदु को पी कहूं, इस बिंदु को मैं एन कह देता हूं, तो हम कहेंगे पी एन रेखा जो है वो सदिश ए का एक्स अक्ष पर लंब है। ये जो लंब है, इस एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा, इस बिंदु पर काट रहा है एन बिंदु पर, तो ये ओ से एन तक का जो सदिश है, ये इसका एक्स घटक यानी ए एक्स कहलाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जब x घटक है तो इसको x ही लिख देते, a क्यों लिखा? देखिए, किसी भी सदिश के जब आप घटक ज्ञात करते हैं तो उस सदिश का घटक वो खुद सदिश ही हो सकता है। खुद सदिश होने का मतलब वो उसका मान वो का वो हो ये नहीं है, उसका मतलब है उस सदिश के घटक की प्रकृति उस सदिश जैसी ही होगी। जैसे हम वेग के घटक ज्ञात कर रहे हैं तो वेग के घटक भी वेग ही होंगे, उनका मान अलग हो सकता है, उनका मान अलग हो सकता है लेकिन होंगे वेग ही। बल के घटक ज्ञात कर रहे हो तो बल के घटक भी बल ही होंगे, उनका मान अलग हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहां पर इस घटक को क्या नाम दिया है, ए नाम दिया है। और एक्स क्यों लिखा है कि भाई ये जो सदिश है उस सदिश का किशन आचार्य। अगर आवाज कट रही है तो एक बार वापस से रिज्वाइन कर लो, आवाज सही आने लग जाएगी। मेरी तरफ से यहाँ पर जो स्पीड है वो फुल आ रही है, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मेरे पास वाईफाई लगा हुआ है इसलिए। तो खैर मैं वापस से आ जाता हूं। तो मैं जो बात कर रहा था, ए एक्स घटक है,
इसी प्रकार से अगर इसमें इस P बिंदु से y अक्ष पर एक लंब डालूं तो ये लंब जिस बिंदु पर काटेगा वो इसका y घटक कहलाएगा। तो ये इस बिंदु पर काट रहा है, मैं थोड़ा सा इसको हालांकि डैश डैश बनाना चाहिए लेकिन मैं इसको एक सीधी रेखा के द्वारा ही बना देता हूं पूरा का पूरा। ये यहां पर काट रहा है तो O से यहां तक की दूरी जो है इसको मैं M बिंदु कह देता हूं। ये M बिंदु जो है ये इसके y घटक को व्यक्त करेगा, इसको हम कहेंगे AY। ठीक है, तो O से N तक की जो दूरी है वो x घटक AX को व्यक्त करेगी और O से M तक की जो दूरी है वो इसके y घटक को व्यक्त करेगी। अब अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा, इस OM को अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो OM रेखा है ये NP रेखा के ठीक समानांतर है, ठीक समानांतर है। तो अगर मैं N से P की और एक सदिश व्यक्त करूं तो ये N से P तक का सदिश O से M तक के सदिश के समानांतर और बराबर है, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। यानी O से M तक का सदिश यदि AY है तो N से P तक के सदिश को भी हम AY कह सकते हैं। अब आपके पास में दो घटक आ गए AX और AY। आप ध्यान से देखिएगा, जो सदिश OP है, O से P तक की जो दूरी है जिसको हम A से व्यक्त कर रहे हैं, इसको अगर हम देखें तो ये सदिश ON और NP से मिलकर के बना हुआ है। या मैं ये कहूं कि एक त्रिभुज में यहां पर लूं ONP, तो ONP में दो क्रमागत सदिश आपको दिखाई दे रहे होंगे। दो क्रमागत सदिश कौन कौन से हैं इसमें, देख के बताओ। AX AY AX और AY, या हम कह सकते हैं ON और NP। इसको हम ON और NP भी कह सकते हैं और इसको AX और AY भी हम कह सकते हैं। यानी हम कहेंगे कि इन दोनों क्रमागत सदिशों ON और NP का जो योग होगा वो त्रिभुज की तीसरी भुजा OP के बराबर होगा। हाँ ठीक है, उल्टा भी लिख सकते हो इसको Yes, sir. कि OP इज इक्वल टू ON प्लस Yes, sir. NP। ठीक है, तो इन दोनों तरीकों से हम Yes. लिख सकते हैं इसको। अब OP को अगर अपन ध्यान दें तो OP क्या है, OP सदिश A है और ON क्या है, ये सदिश AX है और AX ये सदिश AY है। ठीक है, अब जो हमने कल पढ़ा था अगर मैं उस पर वापस से आऊं, मैं थोड़ी सी देर के लिए इस चित्र को मिटा रहा हूं वापस से, जो हमने कल पढ़ा था उस पर हम वापस से आ रहे हैं। तो कल हमने देखा था कि हमारे पास में दो सदिश थे, एक P था और एक Q सदिश था। दो सदिश थे P और Q, और हमने देखा था कि हमने एक नया सदिश निकाला था परिणामी सदिश R जो कि P प्लस Q के बराबर आ रहा था। तो एक्चुअल में हमने कल क्या किया था, दो सदिशों का योग करके एक तीसरा सदिश निकाला जो इनका परिणामी सदिश था। आज हमने उल्टा कर दिया कि एक परिणामी सदिश हमें दिया हुआ है उससे हमने दो सदिश निकाल लिए AX और AY। तो एक तरीके से हमने क्या कर दिया, कल हमने दो सदिशों को जोड़कर एक सदिश निकाला और आज हमने एक सदिश को दो घटकों में वियोजित कर दिया। तो ये जो AX और AY है इस सदिश A के समकोणीय घटक कहलाते हैं। हमारा उद्देश्य इस AX और AY का मान निकालना ही है। अब देखो, किसी भी सदिश का जब हम मान निकालते हैं तो उस सदिश में उस सदिश को व्यक्त करने के लिए दो चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। कौन कौन सी दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो हमें उसका परिमाण चाहिए होता है, तो उसका परिमाण कितना है, और एक हमें उसकी दिशा चाहिए होती है। एक तो हमें उसका परिमाण चाहिए होता है और एक हमें उसकी दिशा चाहिए होती है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमने यहाँ पर अभी चित्र बनाया था उस चित्र से ही मैं वापस से इसकी दिशा और इसके परिमाण की बात करूंगा। देखो, किसी भी सदिश को लिखने के दो तरीके होते हैं, उन तरीकों को हम यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से आया था। ये A सदिश था, ठीक है, और ये जो इसका घटक है यहाँ पर ये AY था। इस दिशा में जो घटक आया था, ये जो घटक आया था ये AX था हमारे पास में। तो आप देख सकते हो कि ये जो सदिश AX है, एक तो इसको आप तीर का चिन्ह लगा करके ऐसे लिख सकते हो, और दूसरा तरीका है आप इसका परिमाण लिखो और उसके साथ में इसकी दिशा लिख दो। तो AX के परिमाण को थोड़ी सी देर के लिए मैं AX ही मान लेता हूं, बिना तीर वाला AX इसका परिमाण हो गया। ठीक है, और इसकी जो दिशा है वो तो आपको क्लियरली दिख रही है, X दिशा में है। X दिशा को व्यक्त करने के लिए हम आई कैप लिखते हैं। X दिशा को व्यक्त करने के लिए हम क्या लिखते हैं, आई कैप। तो AX का मान क्या हो गया, AX सदिश का मान हो गया AX का परिमाण इंटू आई कैप। और इसी प्रकार से अगर मैं AY का मान लिखना चाहूं
तो ए वाई के लिए हम क्या लिखेंगे, ए वाई के लिए हम J. लिखेंगे सदिश ए वाई बराबर ए वाई का परिमाण इंटू जे कैप। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास में इस ए एक्स और ए Yes, वाई sir. का मान आ गया। अब ये ए एक्स और ए वाई का मान हम यहाँ पर रखने वाले हैं। ये देखो आप देख सकते हो ऊपर ही ऊपर वही समीकरण आ रही है जो समीकरण हमने निकाली थी, और ए एक्स और ए वाई का मान भी अभी अभी हमने जो निकाला वो का वही आ रहा है हमारे पास में। अब ये जो ए एक्स और ए वाई का मान है ये हम समीकरण संख्या 1 जो कि ए बराबर सदिश ए एक्स प्लस ए वाई आ रहा है इसमें हम रखेंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि साहब ये ए एक्स और ए वाई और ए जेड जो आप जो भी निकाल रहे हो इसमें आई कैप और जे कैप तो हमें पता है कि एक्स और वाई दिशा के लिए काम में लेते हैं, लेकिन ए एक्स तो आपने मन से माना है। अब आपके मन में आप क्या मान रहे हो वो का वही हम हमारे मन में भी मानेंगे, ये जरूरी थोड़े ना है भाई। ए एक्स तो मैंने मेरे मन से माना है कि ए एक्स इसका एक्स घटक है और ए वाई इसका वाई घटक है, ये मैंने मन से माना है। लेकिन आप आपके मन में क्या मानोगे, अंकित अपने मन में क्या मानेगा, ललित अपने मन में क्या मानेगा, किशनाचार्य अपने मन में क्या मानेगा, या कोई और अपने मन में क्या मानेगा, सबको पता थोड़ा ना, सब अलग अलग मान ले। तो क्या कोई ऐसी विधि नहीं है कि जिससे हम इस ए एक्स और ए वाई का ऐसा मान निकालें जो सभी के लिए एक समान हो जाए? तो हमें ए एक्स और ए वाई के परिमाण का मान ज्ञात करना। अब हमारा उद्देश्य क्या है, ए एक्स और ए वाई के परिमाण का मान ज्ञात करना, तो वो हम यहां पर ज्ञात करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, ए एक्स और ए वाई का जो परिमाण है वो हम कैसे निकालेंगे, यहां पर ध्यान से समझिएगा। ये हमारे पास में एक निर्देश तंत्र था, इस निर्देश तंत्र में ये एक सदिश हमारे पास में था ए। ठीक है, जो ये इसका P बिंदु है, ये इसका O बिंदु है। इस P बिंदु से हमने यहां पर एक लंब डाला था जो N बिंदु पर आकर के और काट रहा था। ये जो O से N तक की दूरी है इसको हमने क्या कहा था, इसको हमने कहा था AX। ठीक है, और ये जो दूरी है, ये जो P बिंदु से M बिंदु पर जो लंब डाला था, इस लंब को हमने नाम दिया था OM यानी कि AY। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। ये AY है तो जो NP है उसको भी हमने क्या कहा कि ये दोनों समानांतर और बराबर है, तो ये भी AY ही होगा। ठीक है, AY सदिश और ये AX सदिश, ये दो हमारे पास में है, और ये जो O से P तक की दूरी है ये A सदिश है। मान लीजिए थोड़ी सी देर के लिए कोण थीटा है, ये क्या है, कोण थीटा है। ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पर बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम निकालने वाले हैं। अब आपके पास में दो चीजें आपके पास में उपलब्ध हैं और बाकी दो चीजें आपने मानी है। एक तो आपके पास में उपलब्ध है ए सदिश ए जिसका वियोजन करना था। ठीक है, एक तो है आपके पास में सदिश ए जिसका आपको क्या करना है, वियोजन करना है, और दूसरा आपके पास में है ए एक्स और ए वाई। एक तो सदिश है आपके पास में ए जिसका आपको वियोजन करना है, और दूसरा आपके पास में क्या है, ए एक्स और ए वाई। ये जो ए एक्स और ए वाई है ये आपने माने हैं और सदिश ए आपको दिया हुआ है, यानी कि सदिश ए तो आपके पास में होगा ही होगा, ये सब के लिए एक जैसा है। दूसरा थीटा, ये भी हमें पता होना चाहिए। दो चीजें हमें चाहिए, एक तो थीटा और एक ए, ये दोनों पता होंगे तो हम ए एक्स और ए वाई का मान निकाल लेंगे। अब देखो, अगर मैं जो समकोण त्रिभुज हमारे पास में है, समकोण त्रिभुज ओ एन पी, उसमें मुझे ए एक्स का मान निकालना है। बच्चों ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत सारी जगह पर काम आती है। आपको दो चीजें दी हुई है, एक तो दिया हुआ है आपको सदिश ए और एक आपको दिया हुआ है थीटा। जब भी एक भुजा का मान और एक कोण दिया हुआ हो और आपको किसी एक अन्य भुजा का मान निकालना हो तो आप हमेशा त्रिकोणमितीय अनुपात वाला सूत्र काम में लेंगे, यानी साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट वाला सूत्र काम में लेंगे। आपकी मर्जी हो जो इनमें से काम में ले सकते हो, लेकिन कोशिश ये करना कि ज्यादा से ज्यादा आप साइन कॉस और टेन को ही काम में लेना, क्योंकि इनके मान आपको आसानी से पता होते हैं। ठीक है, अब आपको जो निकालना है, आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको साइन काम में लेना है कि कॉस काम में लेना है कि टेन काम में लेना है कि सेक काम में लेना है कि कॉसेक काम में लेना है, कॉट काम में लेना है? तो आप ये देखो कि आपको निकालना क्या है।
जैसे मान लीजिए मुझे ax का मान निकालना है, ठीक है, तो आप ये जो त्रिभुज है ONP, इसमें डिसाइड करो कि ax कौन है, ay कौन है और a कौन है। तो हम देखेंगे थीटा के सामने वाली भुजा यानी ay, ये तो है लंब, और जो ax है वो है आधार, और जो a है वो है कर्ण। यानी जब हमें ax निकालना है तो ax कौन है, आधार है, ax कौन है, आधार है। तो आधार का मान अपने को निकालना है और कर्ण अपने को दिया हुआ है। तो आप एक ऐसा रिलेशन ढूंढो जिसमें आधार और कर्ण दोनों हो। तो ऐसा रिलेशन किसका है, वो है कॉस का और सेक का। कॉस में भी आधार और कर्ण आता है और सेक में भी आधार और कर्ण आता है, ठीक है। तो हमको क्या प्रयास करना है कि कॉस और सेक में से ज्यादा क्या काम में लेने का प्रयास करना है, कॉस। ऐसा नहीं है कि सेक आप काम में लोगे तो गलत हो जाएगा, सेक गलत नहीं होगा, सेक लेना गलत नहीं होगा, लेकिन आपको प्रयास ये करना है कि आपको कॉस काम में लेना है। साइन कॉस और टेन में से साइन कॉस टेन को ज्यादा यूज में लेना है, इनके मान आपको आसानी से याद होते हैं। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता कि बताओ कॉस 60 का मान क्या होता है, तो आप फटाक से मुझे आंसर दे देते, लेकिन सेक 60 का मान पूछता तो आपको थोड़ा, आपको जो सेक 60 का मान है उसके लिए थोड़ा सा हल्का सा सोचना पड़ता है। आप मन में कॉस 60 का मान लेकर आते हो, फिर उसे उल्टा करते हो, फिर सेक 60 का मान मुझे बताते हो। कॉस 60 के लिए आपको उल्टा नहीं करना पड़ता। तो ये एक परेशानी आती है हमें सेक, कॉसेक और कॉट के मान लेने के लिए, इसलिए हम यहाँ पर कॉस काम में लेंगे। तो हम कहेंगे भाई ये जो कॉस ऑफ थीटा है ये हो जाएगा हमारे पास में आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब आधार कौन है, तो आधार तो है ax, और कर्ण कौन है, कर्ण है a। तो cos थीटा बराबर क्या हो गया, ax अपॉन a। अब ये जो किशन आचार्य है ना, ये मस्ती भी खूब करता है तो सवाल भी खूब पूछता है। ये मेरे से मन में सवाल पूछ रहा है, मेरे पास में अभी हॉट स्पॉट से इसका सवाल आ गया है मन में मेरे, इसके हॉट स्पॉट से मेरे मन के हॉट स्पॉट में एक सवाल आया है अभी, और ये कह रहा है कि सर ये आप क्या गड़बड़ करते हो, कभी तो आप तीर का चिन्ह लगा देते हो और कभी आप तीर का चिन्ह लगाते ही नहीं हो। तो ये ax और ay में अब आपने तीर का चिन्ह क्यों नहीं लगाया, पहले तो आपने लगाया था। तो बच्चों ये जो हम ज्ञात कर रहे हैं ONP, ये ONP त्रिभुज में जो हम cos थीटा और sin थीटा और cot थीटा ज्ञात कर रहे हैं, ये हम त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों के लिए निकालते हैं, हमें इनकी दिशा से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि आपको केवल क्या करना है, उन सदिशों की लंबाइयां यानी उनके परिमाण लेने हैं, उनकी दिशा से कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए हमने cos थीटा का मान निकालते समय ax और a पर तीर का चिन्ह नहीं लगाया है। जब आप ऐसी राशि निकालोगे जिसमें दिशा की भी जरूरत होगी तो आपको तीर का चिन्ह लगाना चाहिए, और जब ऐसी राशि निकाल रहे हो जिसमें दिशा की जरूरत नहीं है, केवल मान की जरूरत है, तो आपको तीर का चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ax और a पर हमने अब तीर का चिन्ह क्यों नहीं लगाया है। यहां से इस a को मैं इधर लेकर चला जाऊं तो आपके पास में ax का मान कितना आ जाएगा, आपके पास ax बराबर आ जाएगा a cos थीटा। ax का मान क्या आ गया, a cos थीटा आपके पास में आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से मैं जो है वो दूसरा मान भी ज्ञात करूंगा। दूसरा मान कौन सा है, दूसरा मान हमारे पास में ay का है। ay कौन है, ay लंब है, ठीक है। तो ये जो मान आया है इसको तो मैं ऊपर लिख रहा हूं जिससे अपन भूल नहीं जाएं, ax बराबर a cos थीटा। अब देखो हमें ay यानी लंब का मान निकालना है, तो हमें पता है लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा, sin थीटा। ठीक है। तो लंब कौन है, लंब है ay, कर्ण कौन है, कर्ण है a बराबर साइन थीटा। इस a को इधर लेके चले जाओ तो आपके पास में आ जाएगा ay बराबर बराबर a साइन थीटा। तो आप देखो आपके पास में ax का मान भी आ गया और ay का मान भी आ गया, दोनों मान आ गए हमारे पास में। तो ये जो मान हमारे पास में आए हैं इनको हम यहाँ पर अब उपयोग में लेने वाले हैं, ax और ay की जगह इन दोनों मानों को हम काम में लेंगे। तो देखो हम यहाँ पर ax और ay के जो मान हैं उनसे कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो समीकरण 4 हमारे पास में प्राप्त हो चुकी थी। अब देखो आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मान हमने निकाले हैं वही आपको यहाँ पीडीएफ में दिखाई दे रहे हैं, cos थीटा बराबर ax अपॉन a, तो ax बराबर a cos थीटा। इसी प्रकार से साइन थीटा बराबर ay अपॉन a, तो ay बराबर a साइन थीटा।
यही दोनों मान हमने निकाले ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, ए एक्स और ए वाई के, तो सेम मान हमने भी यहाँ पर निकाल लिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये निकालने का फायदा क्या हुआ, तो ये निकालने का एक फायदा हो गया कि ए एक्स और ए वाई जो हमने माने थे, अब उनके मान हमारे पास में आ गए हैं, वो है ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, ये सबके लिए एक जैसे होंगे, सबको अब यही मान लेने, फिक्स कर दिया हमने कि भाई मन में जब भी सोचो ए एक्स के बारे में तो ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा ही होगा, सबको अलग अलग नहीं सोचना है। और ए वाई के बारे में जब सोचोगे तो ए वाई बराबर ए साइन थीटा ही होगा, ये सबके लिए एक जैसा हो गया एक चीज। अब देखो अगर समीकरण 5 और समीकरण 6 का मैं वर्ग करके जोड़ दूं तो क्या मेरे पास में आएगा, देखते हैं हम। तो समीकरण 5 का वर्ग करते हैं हम, देखो ए एक्स का वर्ग प्लस ए वाई का वर्ग, जब भी आप वर्ग करके जोड़ोगे तो दाएं पक्ष को एक साथ और बाएं पक्ष को एक साथ, तो बायां पक्ष तो हमने जोड़ दिया, अब दायां पक्ष जोड़ते हैं। दाएं पक्ष में ए एक्स का मान कितना है, ए कॉस थीटा, और हमको इसका क्या करना है, स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस दूसरा हो गया हमारे पास में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से जो राइट में लिखे हुए हैं उन दोनों में से आपके पास में क्या कॉमन आ रहा है, आपके पास में कॉमन आ रहा है दोनों में से ए स्क्वायर, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बच गया क्या हमारे पास में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है ए, तो हमारे पास में आ जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर का अंडरूट अगर हम ले लें तो हमारे पास में ए आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आपने ए एक्स और ए वाई का मान तो निकाल लिया, फिर ये अब आगे रामायण क्यों कर रहे हो आप, ये मान क्यों निकाल रहे हो, अब आप बार बार आगे आगे ये मान निकालते क्यों जा रहे हो। तो देखो बच्चों, हमने अभी क्या किया, एक्चुअल में हमने पहला काम किया कि हमारे पास में अगर एक सदिश है, हमारे पास में अगर एक सदिश है तो उसके दो घटक हम कैसे निकालें, तो दो घटक हमने 5 और 6 समीकरण में निकाल लिए। अब हम इसका उल्टा कर रहे हैं कि अगर आपके पास में ये दोनों घटक हैं तो आप इससे एक सदिश का मान कैसे निकालोगे, तो देखो दो घटक है तो एक सदिश का परिमाण तो इस समीकरण से आ जाएगा। ठीक है, उमेश कुमार जाट ने जो प्रश्न पूछा है, उमेश तुम्हारा माइक ऑन करो, और बेटा ये प्रश्न मेरे समझ में नहीं आया, सर वर्ग सर, क्यों करेंगे, हाँ सर। ये प्रश्न तुम पूछ रहे थे वर्ग, तो मैं इसी का जवाब दे रहा हूं बेटा, ये जो वर्ग हम कर रहे हैं इसी का जवाब मैं दे रहा हूं। पहले हमने क्या किया, पहले हमने ये किया कि भाई एक सदिश से दो घटक निकाले, ए एक्स और ए वाई। अब हम इसका उल्टा करना चाह रहे हैं कि दो घटक अपने को दिए हुए और उससे अपन एक मान निकालना चाहें, परिणामी सदिश निकालना चाहें, तो परिणामी सदिश निकालने के लिए हमें उस परिणामी सदिश, क्योंकि ये सदिश राशि है तो सदिश राशि की हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है, परिमाण की भी जरूरत पड़ती है और दिशा की भी जरूरत पड़ती है। तो ये जो दो सदिश हैं ए एक्स और ए वाई, इनके परिणामी सदिश का परिमाण निकालने के लिए हमें उनका वर्ग करके जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। ये हमने परिणामी सदिश का परिमाण निकालने का तरीका सीखा है। हम इस डेरिवेशन में दो काम कर रहे हैं, एक सदिश से उसके दो घटक ज्ञात करना और दो घटकों से वापस एक सदिश कैसे ज्ञात करें। मान लो उल्टा ही प्रश्न आ जावे, कोई न्यूमेरिकल आ जावे जिसमें आपको एक सदिश दिया हुआ हो और पूछ ले इसके दो घटक निकालो, तो आपके लिए सूत्र संख्या 5 और सूत्र संख्या 6 है। और अगर आपको इसका उल्टा कह देवे कि भाई दो घटक दिए हुए हैं, आप एक सदिश का मान निकालो, इन दोनों के परिणामी सदिश का मान निकालो, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अब वो तरीका हम यहां पर सीख रहे हैं कि जब दो सदिश दिए हुए हों तो एक मान हम कैसे, एक परिणामी सदिश का परिमाण कैसे निकालें। तो ये परिमाण निकालने का तरीका सीख लिया हमने। लेकिन ये उमेश है ना, ये मन में मेरे से सवाल पूछ रहा था आज थोड़ी देर पहले कि सर ये आपने परिमाण तो निकाल दिया, दिशा भी तो निकालो, ये तो सदिश राशि है, दिशा तो निकालनी पड़ेगी। तो अभी निकाल देते हैं दिशा। समीकरण संख्या 6 में अगर मैं समीकरण संख्या 5 का भाग दे दूं तो मेरे पास में क्या आएगा, देखो ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा बराबर, ए साइन थीटा बराबर होता है ए वाई और ए कॉस थीटा बराबर होता है ए एक्स। ये ए से ए कट गया तो आपके पास में क्या आ गया, आपके पास में आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर ए वाई अपॉन ए एक्स। तो थीटा बराबर टेन इनवर्स ए वाई
अपॉन ए एक्स। अब आप ध्यान से समझना मेरी बात को, देखो हमारे पास में एक सदिश ए और कोण थीटा था, तो हमने देखो इसका घटक निकाल लिया ए एक्स, ए कॉस थीटा, और दूसरा घटक निकाल लिया ए वाई, ए साइन थीटा। ठीक है, अब इसका उल्टा भी हमने कर लिया है। जब हमारे पास में एक सदिश और कोण था तो घटक निकाल लिए, अब घटक है हमारे पास में ए एक्स और ए वाई। ठीक है, तो इससे हम पहले क्या किया, हमने एक सदिश निकाल लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का अंडर बराबर ए, और फिर देखो इन्हीं दोनों से हमने कोण भी निकाल लिया। यानी सदिश और उसका कोण पता हो तो घटक निकाल सकते हैं, और घटक पता हो तो सदिश और उसका कोण निकाल सकते हैं, यानी उसकी दिशा निकाल सकते हैं। तो दोनों काम हमने कर लिए, एक सदिश के दो घटक प्राप्त कर लिए और दो घटकों से वापस हमने एक सदिश प्राप्त कर लिया। दोनों तरीके हमारे पास में आ गए। अब प्रश्न में हमें चाहे तो एक सदिश और कोण देकर के घटक पूछ ले तो भी हम निकाल देंगे, और अगर हमें घटक देकर के सदिश और कोण पूछ लिया तो भी हम निकाल देंगे। उमेश, अभी आ गया समझ में तुम्हारे क्यों हमने वर्क किया था बेटा? हाँ सर। ठीक है, तो बच्चों ये टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं, बहुत काम की बात बता रहा हूं, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पर बताने वाला हूं, तो मैं जो यहां पर लिखूंगा उसको ध्यान से आप समझना, ये ध्यान से आप समझना। ये हमारे पास में ये एक सदिश था, ये एक सदिश था, इस तरीके से हमने चित्र बनाया था, चित्र इसी तरीके से हमने बनाया था। ये कोण हमने लिया था थीटा। ठीक है, इसको हमने कहा था कि जहां पर ये लंब कटेगा वो हो जाएगा ए एक्स। ठीक है, ए एक्स, और इधर जो लंब आएगा हमारे पास में वो होगा ए वाई। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो ए एक्स बराबर हमने क्या निकाला, ए एक्स बराबर हमने निकाला ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा, ये ए था। अब थोड़ी सी देर के लिए सोचो कि अगर ये थीटा 1 होता, अगर ये थीटा 1 होता और ये वाला जो कोण है ये होता थीटा 2, तो मुझे बताओ कि अगर ये कोण थीटा 1 होता तो ये माइक ऑफ करो बच्चे, किसका माइक ऑन है? किस बच्चे का माइक ऑन है वो माइक ऑफ कर लो बेटा। तो ये बताओ अगर ये थीटा 1 होता तो यहां पर कॉस थीटा के साथ में थीटा आता कि थीटा 1 आता कि थीटा 2 आता? 1 आता थीटा सर। 1 सर। थीटा 1 आता। तो देखो ये हमने यहां पर लिख दिया थीटा 1। ठीक है, अब देखो दूसरा हमारे पास में क्या आया था, ए वाई बराबर ए साइन थीटा, तो यहां पर भी हमारे पास में थीटा 1 आता, यहां पर भी हमारे पास में थीटा 1 आता। अब मुझे देख करके बताना, सोच करके बताना कि ये जो थीटा 1 और थीटा 2 है इन दोनों का योग कितना है? भारत माली अपना माइक ऑफ कर लो। 90 डिग्री है। 90 तो देखो ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 2 बराबर हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा 1 बराबर कितना हो गया? थीटा 1 बराबर हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा 2। माइनस थीटा 2, यानी इस थीटा 1 को, इस वाले थीटा 1 को मैं हटा रहा हूं और हटा करके क्या लिख रहा हूं इसके लिए, इसकी जगह 90 माइनस थीटा 2। ठीक है, तो देखो इसको मैंने हटा दिया, ये हटा दिया, और हटा करके क्या लिख दिया मैंने, 90 माइनस थीटा 2। 90 माइनस थीटा 2 आ गया। साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितना होता है? गणित के बच्चे हो सब, आप सब गणित पढ़ते हो, आप सबको पता होगा इसका वैल्यू कितना होता है। साइन 90 माइनस थीटा, पहला क्वाड्रेंट है प्लस आएगा, और प्लस आने के साथ में साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया कॉस थीटा 2। कॉस थीटा 2 हो गया हमारे पास में। अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से फिर से, ये वापस से मैंने मिटा दिया इसको, और मैंने ये पुराना वाला लिख दिया ए वाई बराबर ए साइन थीटा 1। जब आप साइन की टर्म में लिख रहे हो, कॉस की टर्म में लिख रहे हो, तो एक्स घटक तो हो जाएगा सदिश, सदिश इंटू कॉस थीटा, सदिश इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और साइन की टर्म में लिखोगे तो आ जाएगा सदिश
इंटू साइन थीटा, ये वाई घटक के लिए आएगा। लेकिन आप सारे घटकों को अगर कॉस की टर्म में लिखना चाहते, सारे जो घटक हैं उन सबको आप अगर कॉस की टर्म में लिखना चाहते, तो जो बहुत महत्वपूर्ण बात यहां से निकल करके सामने आ रही है उस पर हम ध्यान देंगे। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके आगे तक काम आएगी ये आगे तक आपके काम आने वाली है। ये मैं इसको थोड़ा सा जो जो चीजें काम की नहीं है उनको मिटा रहा हूं, ये मैंने इनको मिटा दिया है। ठीक है, ये सदिश ए है हमारे पास। देखो, अगर मैं एक्स घटक निकालना चाहता हूं कॉस की टर्म में, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? सदिश ए जिसका घटक आप निकाल रहे हो इनटू कॉस, और कॉस के साथ में इस सदिश ए का ए एक्स से कोण निकालना पड़ेगा। सदिश ए का ए एक्स से कोण, अगर एक्स घटक निकाल रहे हो तो सदिश ए का ए एक्स से कोण ले लिया हमने। और ऐसे अगर हम जब ए वाई निकाल रहे हैं तो सदिश के साथ में जो कॉस लिखा है उस कॉस में जिसका घटक, जो घटक आप निकाल रहे हो उसी घटक का सदिश से कोण आपको लेना पड़ेगा। ax ने ax लिया है तो ax का a से कोण ले लिया थीटा 1, और ay निकाला तो a का ay से कोण ले लिया थीटा 2। अगर सारे के सारे आप कॉस के रूप में लिखोगे तो आपको क्या करना है? सदिश को उस कॉस से गुणा करना, और कॉस में जो कोण आपको काम में लेना है वो उस घटक और सदिश के बीच में लेना है जो आप निकाल रहे हो। एक्स घटक निकाल रहे हो तो एक्स घटक और सदिश के बीच का कोण, और वाई घटक निकाल रहे हो तो वाई घटक और सदिश के बीच का कोण। ठीक है, तो अब यही जो ट्रिक है ये हम त्रिविमीय पद्धति में भी काम में लेने वाले हैं। अगर ये तो हमारे पास में था द्विमीय, द्विमीय का मतलब दो दिशाओं के लिए था। अगर हम मान लो तीन घटक निकालते, तीन दिशाओं में घटक निकालते, तो मान लीजिए कि आपके पास में, ये हमारा नया टॉपिक भी है एक तरीके से मान लीजिए कि आपके पास में एक त्रिविमीय निर्देश तंत्र है जिसमें तीन अक्ष हैं, एक्स वाई और जेड। ठीक है, और जो सदिश ए है वो तीनों दिशाओं से अलग अलग कोण बना रहा है। एक्स दिशा से जो कोण बना रहा है एक्स दिशा से जो कोण बना रहा है वो अल्फा है, वाई दिशा से जो कोण बना रहा है वो बीटा है, और जेड दिशा से जो कोण बना रहा है वो गामा है। अल्फा, बीटा और गामा। जैसे अभी अभी हमने देखा कि एक्स अक्ष से जो कोण बन रहा था उसको हमने थीटा 1 माना, और वाई अक्ष से जो कोण बन रहा था उसको हमने थीटा 2 माना, दोनों को अलग अलग कोण मान लिया। ऐसे ही इसमें तीनों अक्षों से जो कोण बन रहा है उसको हमने थीटा 1 थीटा 2 की तरह अल्फा, बीटा और गामा मान लिया। थोड़ी सी देर के लिए अपन इसको थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि थीटा 1 कौन है और अल्फा मान रहे हो तो अल्फा कौन है। जब हमने थीटा 1 माना था तो हमें पता था कि थीटा 1 क्या है? सदिश का एक्स अक्ष से कोण है। थीटा 2 माना तो हमने क्या कहा? थीटा 2 सदिश का वाई अक्ष से कोण है। और थीटा 3 मानते तो हम क्या कहते हैं? सदिश का जेड अक्ष से कोण है। अब ऐसे अल्फा, बीटा, गामा क्या है? सदिश का एक्स अक्ष से कोण अल्फा है, वाई अक्ष से कोण बीटा है और जेड अक्ष से कोण गामा है। तो देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं, मैं इस चित्र से ही ये आपको समझाऊंगा, इसलिए क्योंकि ये 3D चित्र है, इसको आसानी से यहाँ व्हाइट बोर्ड पे बनाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए ये हमारे पास में एक सदिश है, आप देख रहे होंगे, ये एक सदिश है ए, जिसके तीन घटक हमारे पास में है। एक ए एक्स है, एक ए जेड है, एक ए वाई है। ये तीन घटक है। इस ए से एक्स अक्ष पर जो लंब डाला गया, एक्चुअल में ये ऐसे डाला जाता है लंब, ये दिखेगा नहीं आपको लंब। क्यों? क्योंकि आपका बोर्ड जो है वो 2 डायमेंशन यानी 2D है, द्विमीय है, और ये चित्र जो है वो त्रिविमीय है। तो इसको दिखाने के लिए थोड़ा सा अलग तरीके से इसको हमने बनाया हुआ है। और अलग तरीके से कैसे बनाया हुआ है हमने? कि वाई अक्ष पर तो हमने सीधा लंब डाल दिया जिसको हमने PS कहा है, और एक्स अक्ष के लंब के लिए हमने क्या कर दिया? इसको थोड़ा सा नीचे मिला दिया है इस तरीके से, और इसको हमने एक्स अक्ष पर मिलाया और फिर जेड अक्ष पर मिला दिया। ठीक है, तो ये जो रेखा हमने यहां पर बनाई है, ये रेखा OM रेखा, ये OM रेखा इस एक्स जेड तल पर इस एक्स जेड तल पर इस सदिश ए का घटक है। और इस तल पर इस घटक के भी फिर दो घटक होंगे, एक एक्स और एक ए वाई।
अब अगर इस चित्र से ही हम समझने का प्रयास करें तो देखो हमारे पास में कौन कौन से सदिश हो गए। एक सदिश तो आपके पास में ए हो गया, एक सदिश आपके पास में ए एक्स हो गया, एक सदिश आपके पास में ए जेड हो गया, एक सदिश आपके पास में ए वाई हो गया। ठीक है, अब अगर मैं देखना चाहूं तो देखो ये जो आप ध्यान से देखिएगा, ओ से एम को अगर मैं एक सदिश मानूं, ठीक है, और एम से पी को एक सदिश मानूं, तो आप जो त्रिभुज है ओ एम पी, कौन सा त्रिभुज हम ले रहे हैं, ओ एम पी, इस ओ एम पी त्रिभुज में, ये ओ एम पी त्रिभुज में मुझे देख के बताओ कौन कौन सी दो भुजाएं क्रमागत भुजाएं हैं। OM और MP। MP। OM और ओ MP। एम और एमपी है, तो और तीसरी भुजा कौन है, ओपी। तो हम क्या कहेंगे भाई, तीसरी भुजा जो ओपी है उसका जो मान है वो ओ एम और एमपी के योग के बराबर होगा, ओ एम और एमपी के योग के बराबर होगा। आप देख सकते हो कि ओपी बराबर ओ एम प्लस एमपी, यही हमने यहां पर भी लिखा हुआ है। ये देखो ओपी बराबर ओ एम प्लस एमपी। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप थोड़ी सी देर के लिए इस हिस्से को भूल जाओ कि ये हिस्सा है कि नहीं है, आप केवल इस हिस्से को याद रखो। तो मैं इस हिस्से को बना देता हूं, देखो ये केवल इस हिस्से को बना रहा हूं मैं। ये हमारे पास में एक अक्ष है, ये दूसरा अक्ष है, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है, ये दिख नहीं रहे, ये मोबाइल से बाहर आती हुई रेखा है, मोबाइल के लंबवत मोबाइल से बाहर आती हुई रेखा है, और ये हमारे पास में है ओ एम। अब अगर आपको कोई कहता कि इस ओ एम के घटक ज्ञात करो, तो आप क्या करते, एक लंब तो आप इससे इस एक्स अक्ष पर डालते, और एक लंब आप इससे इस जेड अक्ष पर डालते, ऐसा ही करते, ये जेड अक्ष पर डाल देते। एक्स अक्ष पर जो लंब है उसको हम कहेंगे ए एक्स, और जेड अक्ष पर जो लंब है उसको हम कहेंगे ए जेड। ठीक है, ये ओ एम हो गया। अगर मैं इसको एन बिंदु नाम दूं, ठीक है, तो देखो एन से एम की जो दूरी है ये, और ओ से ये बिंदु, इसको मैं टी नाम दे देता हूं, ओ से टी और एन से एम, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, ये दोनों समानांतर हैं और एक ही दिशा में है। मैं थोड़ा गहरा बना रहा हूं इसको, ये देखो समानांतर है और एक ही दिशा में, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ओ टी ए जेड है तो एन एम भी ए जेड होगा। ठीक है, अब देखो आपके पास में एक तो हो गया ओ एन, इसको भी मैंने गहरा बना दिया, एक हो गया आपके पास में एन एम, ठीक है, और एक आपके पास में ये हो गया ये ओ एम। ओ एम की दिशा इस तरफ है। ठीक है, तो मैं इसको अलग रंग से थोड़ा सा डिनोट कर देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी रहे। मैं थोड़ा सा इसको अलग रंग से बना दूंगा। तो ये पहला अक्ष तो आपका हो गया ये वाला अक्ष, ये वाला अक्ष, ठीक है। दूसरा जो अक्ष है आपका वो हो गया ये वाला अक्ष, और ये एक रेखा आपके पास में है। ठीक है, ये वाली रेखा को थोड़ा अलग रंग से बना देते हैं अपन, समझने में आसानी रहेगी। ये रेखा हमारे पास में हो गई, ये हरे रंग से मैंने बना दिया है। ठीक है, ये हरे रंग से मैंने बना दिया। ये हमारे पास में हो गया ओ और ये एम, और ओ एम की जो दिशा है वो इस तरफ है। ठीक है, अब हमारे पास में जो दो घटक है उन घटकों को हम ले लेते हैं। इसको मैं नीले रंग से बना देता हूं। ये एक घटक हमारे पास में है, ये एक घटक हमारे पास में है, और ये एक घटक हमारे पास में, इधर लंब डाल दिया मैंने। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में ए जेड, और ये हमारे पास में ये, अगर मैं इसको टी बिंदु कहूं, इसको मैं एम बिंदु और इसको मैं एन बिंदु कहूं, तो एन और एम, एन एम और ओ टी, ये दोनों समानांतर और बराबर हैं, तो ये ए जेड है तो ये भी ए जेड होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास ON में और TM जो बराबर है सर। ON और TM। ओ एन और टी एम बराबर है, ये ए एक्स है तो ये भी हमारे पास में ए एक्स होगा। लेकिन अब थोड़ी सी देर के लिए इनको भूल जाओ, केवल इसको ध्यान रखो, इस वाले त्रिभुज को। इस वाले त्रिभुज में आप ध्यान से देखोगे तो ओ एन रेखा जो कि लाल रंग से बनी हुई है, एन एम रेखा जो कि नीले रंग से बनी हुई है, और ओ एम रेखा जो कि हरे रंग से बनी हुई है, ये त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं। ठीक है, इन तीन भुजाओं में मुझे ये बताएं कि क्रमागत भुजाएं कौन कौन सी हैं।
ON और NM। ON और NM है, तो ON जो कि लाल रंग से बनी हुई है और NM जो कि नीले रंग से बनी हुई है, क्रमागत है। तो Yes, इन sir. दोनों का योग किसके बराबर होगा? इन दोनों का योग हरे रंग से बनी हुई रेखा OM के बराबर होगा। तो हम क्या कहेंगे? OM बराबर ON प्लस NM, ON प्लस NM। ठीक है, तो ये जो मान हमारे पास में आया है OM का, वो हम इस समीकरण में रखने वाले हैं, जो समीकरण हमने काम में पहले ली हुई है, ये समीकरण। अब देखो ये समीकरण क्या थी? ये समीकरण जो हमारे पास में थी उसको हम यूज में लेने वाले हैं। ये समीकरण हमारे पास में है OP बराबर OM, OP बराबर OM प्लस MP। इसमें हम OM का मान रख देते हैं, तो OM का मान हमारे पास में कितना है? OM बराबर है हमारे पास में ON प्लस NM जो अभी अभी हमने निकाला है, प्लस MP। अब हमें क्या चाहिए? OP का जो मान है वो ON, NM और MP के योग के बराबर है। ठीक है, हमें ON, NM और MP का मान निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं हम। ये समीकरण जो अभी अभी मैंने निकाली है, ये समीकरण आप यहां पर भी देख सकते हो। ये थोड़ा डायग्राम 3D डायग्राम है, इसलिए मुझे बार बार ये मिटाने पड़ रहे हैं, क्योंकि डायग्राम भी मुझे आपको दिखाना होगा, इसलिए। तो ये हमने क्या किया है, OM का जो मान है वो इस समीकरण 1 में रख दिया, तो OP बराबर ON, NM और MP आ गया। अब आप इस चित्र में देखो, ON क्या है? O से N तक की दूरी AX है, O से सॉरी N से M तक की जो दूरी है वो O से T तक की दूरी के बराबर है, यानी ये AZ है। ठीक है, और इसी प्रकार से ये जो O से S तक की दूरी है और M से P तक की दूरी है, ये दोनों बराबर हैं, समानांतर हैं। तो अगर ये AY है तो ये भी AY होगा। तो अब अपन मान रख रहे हैं, देखो OP बराबर ON, ON का मान है AX प्लस NM का मान है AZ प्लस हमारे पास में जो तीसरा मान है वो है AY। और अगर इसको रीअरेंज करके लिखूं तो OP बराबर हो जाएगा AX प्लस AY प्लस AZ। और अगर हम बात करें OP की, तो OP खुद कौन है? OP A के बराबर, तो A बराबर हो गया AX प्लस AY प्लस AZ, AX प्लस AY प्लस AZ। तो इस प्रकार से जो है हम यहां पर ये एक सदिश A के 3 घटक हमने निकाल लिए हैं। पहला घटक हमारे पास में AX है, दूसरा घटक हमारे पास में AY है, तीसरा घटक हमारे पास में AZ है। पहले हमने देखा था पिछले वाले टॉपिक में, द्विमीय वाले टॉपिक में हमने देखा था A के 2 घटक आए थे हमारे पास में। A के 2 घटक आए थे, एक आया था AX और एक आया था AY। और जैसे हमने त्रिवी में लिया तो अब ये 3 घटक हो गए। ठीक है, अब देखो एक और खास बात, बहुत इंपॉर्टेंट खास बात है ये भी। और वो खास बात क्या है? तो ये खास बात ये है कि हमको यहाँ पर इस AX और AY का और AZ का मान निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में AX, AY और AZ। और जो ट्रिक हमने पहले काम में ली थी वो की वही ट्रिक मैं यहाँ पर काम में लूंगा, ध्यान से समझना। ये हमने ट्रिक काम में ली थी यहाँ पर। ये एक हमारे पास में सदिश था, ये कोण हमने θ1 माना, ये AX है, ये AY है, ये हमने θ2 माना था। तब हमने कहा था कि AX का जो मान है वो होगा A cos θ1 और AY का मान होगा A cos θ2। और अगर Z अक्ष से θ3 कोण बन रहा हो तो इसको हम क्या लिखेंगे? A cos θ3। ठीक है, अब अगर मान लो θ1, θ2 और θ3 की तरह जगह X अक्ष से कोण जो बन रहा है उसको हम अल्फा माने, तो अल्फा मानेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा A cos अल्फा। अगर जो θ2 है उसकी जगह हम कोण बीटा मान ले में Y अक्ष से, तो ये आ जाएगा A cos बीटा। और जो θ3 है उसकी जगह हम कोण मान ले गामा, तो ये आ जाएगा A cos गामा। ठीक है, ये हमारे पास में आ जाएगा। अब देखो और खास बात, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। ये त्रिविमीय अक्ष में समझना थोड़ा सा मुश्किल क्यों है? क्योंकि ये डायग्राम हम बोर्ड पे बना नहीं पाते। हमारा बोर्ड जो है ना वो 2 डायमेंशन है,
हमारा जो मोबाइल है जिस पर हम पढ़ रहे हैं वो भी 2 डायमेंशन है, इसलिए मुझे 2D में समझा करके उसको 3D में काम में लेना पड़ रहा है। अब देखो ध्यान से देखना बच्चों, हमने ax का मान निकाला था पिछले टॉपिक में, वो निकाला था a cos थीटा 1, ठीक है, और ay का जो मान निकाला था वो हमने निकाला था a cos थीटा 2, ठीक है। ध्यान से समझना, अगर मैं ax का स्क्वायर करूं और ay का स्क्वायर करूं तो क्या आएगा हमारे पास में? हमारे पास में आएगा a स्क्वायर cos थीटा 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a स्क्वायर cos थीटा 2 का स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर cos थीटा 1 का स्क्वायर और a स्क्वायर cos थीटा 2 का स्क्वायर। तो देखो मैं यहां से इनको मिटा रहा हूं और इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा, और आगे सॉल्व करने पर मेरे पास में देखो क्या आएगा, देखते हैं हम। ये हमने निकाला हुआ है, जो हमने निकाला हुआ है उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं वापस से एक बार और। तो ये हमारे पास में आ गया ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर तो आ गया कॉमन, क्या रह गया हमारे पास में? cos थीटा 1 का स्क्वायर प्लस cos थीटा 2 का स्क्वायर। पहले हमने किया था थीटा 1 का मान रखा था, अब मैं थीटा 2 का मान रखूंगा। हमने देखा था कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 दोनों मिलकर कितने आ रहे थे? 90 डिग्री आ रहे थे, दोनों मिलकर 90 डिग्री आ रहे थे। तो थीटा 2 की जगह क्या आ जाएगा? 90 माइनस थीटा 1, वापस से रख दो, रख दिया वापस से। तो हमारे पास में क्या आएगा देखो, cos थीटा 2 बराबर, cos थीटा 2 का मान निकालना चाहता हूं मैं, cos थीटा 2 की जगह आ जाएगा 90 माइनस थीटा 1, 90 माइनस थीटा 1, cos 90 माइनस थीटा 1 बराबर होता है साइन थीटा, sin थीटा 1 तो cos थीटा 2 बराबर हो जाएगा साइन थीटा 1, ठीक है। अब देखो ये जो चित्र है ऊपर, ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़ी सी देर के लिए। जो इंपॉर्टेंट बात है ना हमारे लिए, वो इंपॉर्टेंट बात पर हम आएंगे आगे। तो मान लो कि आपके पास में लिखा हुआ है cos थीटा 1 का स्क्वायर प्लस cos थीटा 2 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर बराबर। अब अगर मैं यहां पर मान रखूं cos थीटा 1 का, तो cos थीटा 1 का स्क्वायर ये तो एज इट इज है, लेकिन cos थीटा 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? sin साइन theta थीटा 1 1 लिख सकते हैं। तो ये देखो हमने लिख दिया इसकी जगह साइन थीटा 1, और cos थीटा 2 का स्क्वायर है तो साइन थीटा 1 का भी क्या होगा? स्क्वायर होगा। अब मुझे देख के बताओ कि ये जो राइट वाली राशि है, जो राइट साइड में लिखी हुई राशि है, इसको जोड़ने पर आपके पास में क्या आता है? एक एक आता है, एक आता है ना। तो आपके पास में क्या जाएगा, यहां से आपके पास में आ जाएगा cos थीटा 1 का स्क्वायर प्लस cos थीटा 2 का स्क्वायर बराबर 1, 1 आ गया। अब देखो अगर ये थीटा 1 और थीटा 2 माने हमने, तो हमने थीटा 1 और थीटा 2 लिख दिया। अगर इसकी जगह हम एल्फा और बीटा मानते तो ये थीटा 1 हट जाता और थीटा 2 हट जाता, और इनकी जगह क्या जाता? एल्फा और बीटा। यानी cos स्क्वायर एल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा बराबर हो गया 1। और अगर ये तो द्विविमीय निर्देश तंत्र में है, और अगर त्रिविमीय निर्देश तंत्र होता तो हम कहते हैं ये क्या आ जाता हमारे पास में? cos स्क्वायर एल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 1। तो इस प्रकार से हमारे पास में हमने देखा, अभी अभी हमने क्या क्या मान निकाले हैं? अभी अभी हमने दो चीजें निकाली है। एक तो हमने निकाला है, सबसे पहली समीकरण तो हमने निकाली है, मिटा दो इसको एक बार। सबसे पहली समीकरण हमने निकाली है a बराबर ax प्लस ay प्लस az, ठीक है, ये पहली समीकरण हमने निकाली। दूसरा हमने निकाला कि ax बराबर a cos एल्फा, ax का जो मान है वो a cos एल्फा के बराबर है, और फिर हमने ay का जो मान निकाला है वो हमने निकाला है a cos बीटा के बराबर, az का मान हमने निकाला है a cos गामा के बराबर। फिर हमने एक इक्वेशन और निकाली है, और वो इक्वेशन हमने क्या निकाली है? वो इक्वेशन हमने निकाली है अभी अभी थोड़ी देर पहले ही हमने निकाली थी,
कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। एक। तो इस प्रकार से हमने ये 3 समीकरणें त्रिविमीय निर्देश तंत्र के लिए ज्ञात की है। मुझे लगता है कि आज जो टॉपिक हमने पढ़ा है, द्विविमीय निर्देश तंत्र में घटक निकालना और त्रिविमीय निर्देश तंत्र में घटक निकालना, ये दोनों आपके समझ में आए होंगे। इंपॉर्टेंट